हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिसिटी इन माइनिंग में। आज हम एक ये नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बेस्ड है CEA 2023 चैप्टर नंबर 9। CEA यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि लेटेस्ट रेगुलेशन है, 2023 की लेटेस्ट रेगुलेशन है। और इसमें चैप्टर नंबर 9 बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन फॉर माइंस। फिर चाहे वो अंडरग्राउंड माइंस हो, ओपन कास्ट माइंस हो, या ऑयल माइंस हो, या ऑयल फील्ड्स हो। इस वीडियो सीरीज में ये पार्ट 1 होने वाला है, यानी इस वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे वोल्टेज लिमिट्स के बारे में, जो कि रेगुलेशन 104 में दिया गया है CEA 2023 के चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 बेसिकली रेगुलेशन नंबर 96 से लेकर रेगुलेशन 118 तक है। इसमें 104 रेगुलेशन है जो कि बात करता है वोल्टेज लिमिट्स ऑफ अ माइन। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं बेशक मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं, बट आज जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं प्रेजेंटली एज ए मैनेजर इलेक्ट्रिकल कार्यरत हूं रामपुरा अगुचा अंडरग्राउंड खादान में, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक खादान है। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और एक्चुअली इस पूरी सीरीज़ ही काफ़ी स्पेशल होने वाली है। बहुत लोगों की डिमांड आई थी कि सर कुछ वीडियोस स्टैंडर्ड्स पे बनाइए, तो उन्हीं के इनपुट के बेसिस पे मैंने एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की है। और आने वाले दिनों में इसके और भी डिफरेंट पार्ट्स आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रेगुलेशंस है CEA 2023 के चैप्टर नंबर 9 के। मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाले वक्त में और भी इससे भी और बेहतर वीडियोस इस स्टैंडर्ड पे या किसी और दूसरे स्टैंडर्ड पे मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो रेड बॉक्स के अंदर जो भी आपको दिखेगा, वो सेम टू सेम मैंने CEA 2023 से लिया है, यानी कि कॉपी एंड पेस्ट है। एंड ग्रीन बॉक्स के अंदर में जो भी आपको दिखेगा वो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। तो रेगुलेशन नंबर 104 यानी कि वोल्टेज लिमिट्स में सेम टू सेम CEA 2023 में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू अ बिलो ग्राउंड माइन, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में एट ए वोल्टेज एक्सीडिंग 11,000 वोल्ट, यानी कि 11,000 वोल्ट और 11 kV से ज़्यादा हम वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं किसी भी अंडरग्राउंड माइन में। 11 kV तक कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। And shall not be used therein at a voltage exceeding 6600 वोल्ट, यानी 6.6 kV से ज़्यादा वोल्टेज हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अप टू 6.6 kV तक ही हम अंडरग्राउंड माइंस में वोल्टेज को यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ करने का क्या मतलब है और ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, ये हम आगे इसको समझते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर होगी। पहले पॉइंट क्लियर क्या होती है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज फ्रॉम सरफेस सबस्टेशन टू अंडरग्राउंड सबस्टेशन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस पे सबस्टेशन होगा। जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हो, मैंने एक SLD बनाने की कोशिश की है। इस SLD में ये वाला जो पार्ट है 11 kV सबस्टेशन एट सरफेस, ठीक है, ये सरफेस का पार्ट है। और ये पार्ट है अंडरग्राउंड सबस्टेशन, ठीक है। अब ये हो सकता है कि सरफेस से 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर किसी भी डेप्थ पे हो सकता है। तो मैंने दिखाया है कि एक सबस्टेशन सरफेस पे है और एक सबस्टेशन अंडरग्राउंड में है। अब जो ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम सरफेस की सबस्टेशन से अंडरग्राउंड के सबस्टेशन पे थ्रू केबल होगा। केबल है RYB 3 फेज इसमें दिखाया है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ना, तो इस ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 11 kV या उससे कम होगा। नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट कि ट्रांसमिशन वोल्टेज फ्रॉम सरफेस सबस्टेशन टू अंडरग्राउंड सबस्टेशन शैल बी लेस देन और इक्वल टू 11 kV। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, लोड्स इन अंडरग्राउंड शैल बी कनेक्टेड एट वोल्टेज लेस देन इक्वल टू 6.6 kV, यानी जहाँ यूज करने की बात आ रही है ना, तो जब 11 kV सबस्टेशन मेरा अंडरग्राउंड में है, अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं 11 kV बाई 433 वोल्ट का मैंने ट्रांसफार्मर लगाया और 433 वोल्ट का एक LT स्विच बोर्ड के थ्रू मैं 433 वोल्ट का लोड इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सेकंड तरीका हो सकता है कि मैं 11 kV बाई 6.6 kV का ट्रांसफार्मर लगाया
और 6.6 kV स्विच बोर्ड यूज़ किया और मैंने 6.6 kV के लोड यूज़ किए, यानी कि पंप हो सकता है, फैन हो सकता है या कुछ और भी दूसरे लोड्स हो सकते हैं। तो इसका जो मतलब है ना कि शैल नॉट बी यूज्ड देयरइन एट ए वोल्टेज एक्सीडिंग 6600 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज हम यूज कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट में, पंप में, फैन में या किसी अदर लोड में, वो हम 6.6 kV या उससे कम ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि 11 kV के लोड डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी अंडरग्राउंड माइंस में। आप बोलोगे कि मैं इसी 11 kV के स्विच बोर्ड से मैं डायरेक्टली 11 kV का फैन या 11 kV का पंप यूज करूं, तो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर रेगुलेशन 104 आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको या तो 6.6 kV के लोड यूज करने पड़ेंगे या आपको 433 वोल्ट के यूज करने पड़ेंगे, जो कि इंडिया में स्टैंडर्ड है। वैसे आउट ऑफ इंडिया 1000 वोल्ट्स भी यूज होता है, बट इंडिया में 433 वोल्ट ही स्टैंडर्ड है, और इसके अबव जाएंगे तो फिर जो 6.6 kV है, 3.3 kV है, वो यूज में आता है। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेगुलेशन 104 में सब रेगुलेशन 1 है। ये कहता है कि वेयर हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus is used, the voltage shall not exceed 125 वोल्ट। यानी वो सारे पोर्टेबल apparatus जिसको हाथ से यूज करते हैं, जैसे कि एयर ब्लोवर्स, ड्रिल मशीन या फिर ग्राइंडिंग मशीन, ये या इसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्टेबल apparatus हो सकते हैं जो कि हाथ से यूज किए जाते हैं। तो इन सारे apparatus में जो वोल्टेज यूज होगा वो या तो 125 वोल्ट या 125 वोल्ट से कम होगा, 125 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहाँ के लिए है? ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए है। अगर कोई भी पोर्टेबल apparatus अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करना है तो उसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 125 वोल्ट से कम होनी चाहिए। आइडियली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 110 वोल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट इज नॉट अलाउड। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 220 वोल्ट AC का कोई सा भी हम पोर्टेबल हैंड हेल्ड apparatus यूज नहीं करेंगे अंडरग्राउंड माइंस में। सरफेस ऑफ द माइंस में यूज कर सकते हैं, बट अंडरग्राउंड में दिस वी कैन नॉट यूज एज पर द रेगुलेशन, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि 220 वोल्ट में जो इलेक्ट्रिक शॉक की सिवियरिटी होगी वो 110 वोल्ट्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होगी, इसीलिए 220 वोल्ट्स अलाउड नहीं है। नाउ सब रेगुलेशन 2A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना कि वेयर इलेक्ट्रिक लाइटिंग इज यूज्ड इन बिलो ग्राउंड माइंस, यानी अंडरग्राउंड माइंस में जहां पे भी लाइटिंग यूज हो रही है, द लाइटिंग सिस्टम शैल हैव अ मिड और न्यूट्रल पॉइंट कनेक्टेड विथ अर्थ। यानी कि मिड पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, बट पहले ये समझ लो कि लाइटिंग सिस्टम में जो मिड पॉइंट होगा और न्यूट्रल पॉइंट होगा उसको अर्थ से कनेक्ट करना है, और जो वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड 125 वोल्ट्स बिटवीन फेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेजेस के बीच में वोल्टेज 125 वोल्ट या उससे कम होने चाहिए, ठीक है। लाइटिंग इन बिलो ग्राउंड माइन वोल्टेज शैल बी लेस देन और इक्वल टू 125 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें जो मिड पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है ना, अब इस चीज़ को समझते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ मेरा 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम होगा वहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जो कि आइडियली 0 वोल्ट पे होता है। तो इस रेगुलेशन के हिसाब से जहाँ पे भी आपका न्यूट्रल पॉइंट है उस न्यूट्रल पॉइंट को हमें अर्थ के साथ कनेक्ट करनी है। लेकिन अगर 2 फेज सिस्टम है तो 2 फेज सिस्टम में क्या है, आपको एक मिड पॉइंट जनरेट करना है, मिड पॉइंट जनरेट करके मिड पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट करना है। अब इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ये एक लाइटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दिखाया यहाँ पे, लाइटिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइंस। तो फर्स्ट केस क्या था कि स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम है, यानी कि 3 फेज सिस्टम है जिसमें कि एक न्यूट्रल है। तो ये बेसिकली एक लाइटिंग ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है।
415 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज एंड 110 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज। अब इसमें क्या होगा कि ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि स्टार कनेक्टेड है, न्यूट्रल है यानी कि जीरो पोटेंशियल पे है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि न्यूट्रल पॉइंट को हमें अर्थ करना है एज पर रेगुलेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो फेज टू फेज वोल्टेज है, जैसे यानी कि R2Y और Y2B एंड R2B, ये वोल्टेज जो है 125 वोल्ट से कम होना चाहिए एज पर दिस रेगुलेशन। क्लियर है ना? वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड 125 वोल्ट्स बिटवीन फेजेस। तो 3 फेज सिस्टम में ये जो वोल्टेज है फेज टू फेज यानी इसे हम लाइन वोल्टेज भी कहते हैं, ये वोल्टेज 125 वोल्ट या 125 वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो आइडियली हम लोग 110 वोल्ट लेके चलते हैं। ठीक है। अब सेकंड थिंग, अगर मेरी 2 फेज सिस्टम है, यानी कि 2 फेज सिस्टम कैसे होगा, प्राइमरी तो डेल्टा वाइंडिंग होगी, ये लाइटिंग ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी 3 फेज डेल्टा वाइंडिंग है एंड सेकेंडरी 2 फेज वाइंडिंग है। ठीक है। अब 2 फेज वाइंडिंग में एक मिड पॉइंट है जो कि आइडियली 0 वोल्टेज है। तो ये मिड पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट करना है और इन दोनों फेजेस के बीच में जो वोल्टेज होगी वो 125 वोल्ट या 125 वोल्ट से कम होगी। आइडियली 110 वोल्ट रखते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि जब मेरी फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, दोनों फेज के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो ये लाइन वोल्टेज है मेरी 110 वोल्ट AC, तो मेरी फेज वोल्टेज कितनी होगी? फेज मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में, अगर ये 3 फेज सिस्टम है तो डिवाइडेड बाय √3 यानी कि 63.5 वोल्ट स्टार कनेक्टेड सिस्टम में होगी। सेम थिंग अगर मैं 2 फेज सिस्टम में बात करूं तो अगर मेरी लाइन वोल्टेज यानी 2 फेज के बीच में वोल्टेज 110 वोल्ट है, तो फेज टू न्यूट्रल यानी फेज टू मिड पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यानी कि 55 वोल्ट। ये चीज़ अभी आगे यूज में आएगी तो मैं उसमें आपको और समझाता हूँ। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि भाई हमें न्यूट्रल या मिड पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट क्यों करना है लाइटिंग सिस्टम में? कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी तो। भाई बिना बेनिफिट्स के तो कुछ काम करते नहीं है ना हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूट्रल या मिड पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट करने में कुछ ना कुछ फायदा होता है, और वो क्या फायदा होता है वो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला फायदा क्या है कि जैसे मान लो कि ये मेरा स्टार कनेक्टेड सिस्टम है न्यूट्रल, ठीक है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और न्यूट्रल को मैंने अर्थ किया है। तो अब इससे क्या होगा, जब भी अगर किसी फेज पे फॉल्ट होता है, किसी फेज पे अगर फेज टू अर्थ फॉल्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा, फॉल्ट के केस में सपोज बी फेज पे मेरी फॉल्ट हो गई, तो जो फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट को एक इजी पाथ मिलेगा, एक इजी पाथ मिलेगा, रिटर्न पाथ इजी पाथ मिलेगा। तो ये बेनिफिट है न्यूट्रल को अर्थ करने पे। अगर मैं न्यूट्रल को अर्थ नहीं करता हूँ तो उस केस में क्या, फॉल्ट करंट को एक पाथ मिलेगा नहीं, रिटर्न पाथ मिलेगा नहीं। तो फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगी जब न्यूट्रल अर्थ नहीं है। जब न्यूट्रल अर्थ है तो फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड होगी, और इस केस में आप जो भी रिले यूज करोगे, अर्थ फॉल्ट रिलेज यूज करोगे ना, वो रिलेज कैन इजिली पिकअप एंड इजिली कैन गिव वो ट्रिप सर्किट को इजिली ट्रिप कर सकता है, क्योंकि फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन अगर न्यूट्रल अर्थ नहीं होगा तो फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा है ही नहीं, तो सम टाइम वो रिले जो है वो न्यूसेंस बिहेव कर सकती है, और कभी हो सकता है कि फॉल्ट के केस में वो ट्रिप ही ना करे। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। ठीक है। सेम चीज़ आप अगर 2 फेज सिस्टम है तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर किसी फेज पे फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट करंट को एक रिटर्न इजी पाथ मिलेगा अगर मैंने मिड पॉइंट को अर्थ कर रखा है तो, और अगर ये अर्थ नहीं है तो वो इजी पाथ मिलेगा नहीं, फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड कम होगी, और जिसकी वजह से रिले जो ट्रिपिंग सर्किट है वो एक्चुएट नहीं हो सकता है। तो ये बेनिफिट समझ में आया, इसको न्यूट्रल या मिड पॉइंट को अर्थ करने के फायदे। सेकंड बेनिफिट क्या है कि जब भी अगर मैं न्यूट्रल को अर्थ नहीं करता हूँ और किसी एक फेज पे फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, तो इस फेज का वोल्टेज तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के 2 फेजेस है ना, उनकी जो वोल्टेज है ना वो बढ़ जाएगी, है ना।
अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो वोल्टेज √3 टाइम्स बढ़ जाएगी, जो कि नॉमिनल वोल्टेज होता है उससे √3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंसुलेशन है वो डिटोरिएट होगी, खराब होगी, एंड ड्यू टाइम के साथ साथ वो और ख़राब होती जाएगी। स्ट्रेसेस ज़्यादा पड़ेंगे इंसुलेशन के ऊपर, एंड अल्टीमेटली ये क्या है, ये फेल हो जाएगा। तो ये भी हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जब आप न्यूट्रल को अर्थ करते हो, उस केस में जब भी अगर फेज टू अर्थ फॉल्ट होगा, तो जो बाकी जो हेल्दी फेजेस है ना, वो हेल्दी फेजेस एज इट इज रहेंगे, उन हेल्दी फेजेस के वोल्टेज राइज नहीं होंगे। तो इस वजह से इसकी जो इंसुलेशन है उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगी, वो खराब नहीं होगी। ठीक है। और एक तीसरा फायदा एक और है, वो फायदा है कि जो मेरी फेज टू अर्थ, आपने न्यूट्रल को अर्थ कर रखा है ना, तो फेज टू अर्थ जो वोल्टेज है ना वो कम हो जाएगी जो मेरी फेज टू फेज वोल्टेज है। जैसे फेज टू फेज वोल्टेज 110 वोल्ट एसी है स्टार में, तो फेज टू अर्थ वोल्टेज कितना है, 63.5 वोल्ट। टू फेज सिस्टम में कितना है फेज टू अर्थ वोल्टेज, 55 वोल्ट। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी लाइटिंग सर्किट पे काम कर रहा है और अगर उसको शॉक लगता है, तो उसको जो शॉक लगेगा वो या तो 63.5 वोल्ट का लगेगा या 55 वोल्ट का लगेगा। तो शॉक की सिवियरिटी है वो कम हो गई। इस सिस्टम में मैंने अगर न्यूट्रल को और मिड पॉइंट को अर्थ किया तो जो शॉक की सिवियरिटी है ना वो कम हो गई। वहां उसको 110 वोल्ट का शॉक नहीं लगेगा, स्टार में 63.5 वोल्ट का शॉक लगेगा, और टू फेज सिस्टम में 55 वोल्ट का ही शॉक लगेगा उसको। तो शॉक की सिवियरिटी कम हुई, मतलब सिस्टम थोड़ा मेरा सेफ बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब रेगुलेशन 2B ये कहता है ऑन द सरफेस ऑफ ए माइन और इन एन ओपन कास्ट माइन और ऑयल माइंस और ऑयल फील्ड्स द वोल्टेज may be raised to 250 volt if the neutral or the midpoint of the system is connected with earth and voltage between the phases does not exceed 250 volt। सेम थिंग वही है, बट इसमें ये कह दिया कि अगर अंडरग्राउंड के बदले अगर मैं किसी ओपन कास्ट माइंस में या सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड माइन में अगर सेम चीज़ मैं लाइटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करूं, जिसमें मेरी अगर डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है या टू फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो इस केस में वोल्टेज 250 वोल्ट तक मैक्सिमम रख सकते हैं हम लाइटिंग सिस्टम में। 250 वोल्ट, उससे ज़्यादा नहीं, 250 या उससे कम। बट ये कहाँ पे है, सरफेस ऑफ द माइन में या ओपन कास्ट माइन में या ऑयल फील्ड्स में। इस केस में क्या होगा, फेज टू अर्थ वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 144 वोल्ट स्टार कनेक्टेड में, एंड अगर टू फेज सिस्टम है तो 125 वोल्ट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड के केस में 125 वोल्ट है, अंडरग्राउंड के केस में 125 वोल्ट है बिटवीन फेजेस, एंड सरफेस ऑफ द माइन या फिर ओपन कास्ट माइन या ऑयल फील्ड्स वगैरह में इन सब में 250 वोल्ट है। सब रेगुलेशन 3 है where portable hand lamps are used in below ground mines and hazardous area of oil mines और oil fields। अब hazardous area क्या होता है हम डिटेल में अभी समझेंगे इसके बारे में, कि बिलो ग्राउंड माइन यानी कि अंडरग्राउंड माइंस या फिर hazardous area of oil mines और oil fields, वहाँ पे जो पोर्टेबल हैंड लैम्प्स यूज़ करेंगे उन पोर्टेबल हैंड लैम्प्स की वोल्टेज 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 वोल्ट या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अब 30 वोल्ट ही क्यों रखा गया, अब चूंकि 30 वोल्ट में क्या होता है, आर्किंग नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल आर्किंग। अगर उसमें हैंड लैम्प्स में जो पोर्टेबल हैंड लैम्प है उसमें अगर कुछ फॉल्ट भी आती है तो आर्किंग नेग्लिजिबल है, इतनी नेग्लिजिबल है कि डज नॉट इनिशिएट एनी फायर इन हजार्डस एरिया ऑफ ऑयल माइंस और फील्ड, कि उसमें फायर इनिशिएट होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब हजार्डस एरिया क्या होती है, हजार्डस एरियाज आर बेसिकली दोज लोकेशंस वेयर देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ फायर और एक्सप्लोजन, जहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जहाँ पे भी फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। अब इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया हजार्डस एरिया को, जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2। जोन 0 कौन सा एरिया है, जोन 0 वो एरिया है, एन एरिया in which an explosive gas atmosphere is present continuously or for long periods,
जहाँ पे एक्सप्लोजिव गैस और एटमॉस्फेयर जो है हमेशा प्रेजेंट है, वो क्या है, जोन 0, यानी कि सबसे जो डेंजरस एरिया है, सबसे जो डेंजरस हजार्डस एरिया बोल सकते हैं, वो क्या है, जोन 0 एरिया है, सबसे डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूसली और फॉर लॉन्ग पीरियड्स, हमेशा या काफी लंबे पीरियड्स के लिए वहाँ पे एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कभी भी फायर हो सकता है वहाँ पे। जोन 1 कौन सा एरिया है? An area in which an explosive gas atmosphere is likely to occur in normal operation, यानी कि जब नॉर्मल ऑपरेशन होगा प्लांट का या माइंस का, जिसका भी, जब नॉर्मल ऑपरेशन में आएगी वो प्लांट, तो उस केस में वहां पे एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर होने के चांसेस हैं, यानी कि जोन 1 एरिया जो है वो जोन 0 से थोड़ा सा लेस डेंजरस है, क्योंकि वहां पे जब कुछ ऑपरेशंस होंगे तभी वहां पे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर बन सकता है, अदरवाइज अगर ऑपरेशन नहीं है तो वहां पे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। जोन 2 क्या है? जोन 2 एन एरिया इन विच एन एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन, यानी प्लांट नॉर्मल ऑपरेशन में वहां पे एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर के चांसेस नहीं है, यानी कि ये लीस्ट हजार्डस है, ठीक है। इफ इट अकर्स विल ओनली एग्जिस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, और अगर कभी हो भी जाता है तो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। तो जोन 2 जो एरिया है वो लीस्ट हजार्डस है, और जोन 0 जो एरिया है वो सबसे ज्यादा हजार्डस एरिया है, ठीक है। तो इन हजार्डस एरिया में हमें क्या 30 वोल्ट या उससे कम के हैंड लैम्प्स को यूज करना है, क्योंकि उसमें आर्किंग नेग्लिजिबल होगी और इसकी वजह से जो फायर है वो इनिशिएट नहीं होगी। इसका एक और रीजन ये है कि जब 30 वोल्ट्स के केस में जो लीकेज करंट जो ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्लो कर सकता है, कब? फॉल्ट के केस में, है ना, लैंप्स में कुछ फॉल्ट होगा तो लीकेज करंट किसके थ्रू फ्लो करेगा? ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्लो करेगा। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो वेट कंडीशन में जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम होता है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे उसको जाके थोड़ा आराम से और डिटेल में देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस और उससे फ्लो होने वाला जो लीकेज करंट है, कितने करंट पे बॉडी में बॉडी कैसे रिएक्ट करती है और कितना करंट का शॉक जो है हमारे बॉडी के लिए घातक है। बहुत ही डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। तो इस केस में क्या होगा, अगर वर्स्ट कंडीशन है तो उस कंडीशन में 1000 ओम जो है ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस है, और जब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी, यानी कि लीकेज करंट जो फ्लो होगी ह्यूमन बॉडी के थ्रू, वो कितनी होगी? I = V/R, यानी कि 30 वोल्ट डिवाइड बाय 1000 ओम, यानी कि 30 मिली एम्पियर। अब 30 मिली एम्पियर जो है कि ह्यूमन बॉडी कैन सस्टेन विदाउट एनी मेजर इंजरी। ये एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट ही ह्यूमन बॉडी के लिए घातक हो सकता है। अगर उससे करंट 30 मिली एम्पियर या उससे कम है तो ह्यूमन बॉडी कैन सस्टेन। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 4, where any circuit is used for the remote control or electric interlocking of apparatus, जहाँ पे भी किसी रिमोट कंट्रोल या किसी इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग की बात करेंगे तो उस सर्किट का वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड 30 वोल्ट फॉर बिलो ग्राउंड माइन और हजार्डस एरिया ऑफ ऑयल फील्ड्स, है ना। किसी अंडरग्राउंड माइंस में अगर मैं कोई रिमोट कंट्रोल यूज कर रहा हूँ, है ना, इस टाइप का रिमोट कंट्रोल, क्रेन का रिमोट कंट्रोल हो सकता है या किसी और चीज़ का हो सकता है, तो इस केस में इसके सर्किट वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रीज़न वही है 30 वोल्ट का कि एक तो आर्किंग है एंड दूसरा जो इलेक्ट्रिक शॉक जो लीकेज करंट ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्लो करेगा। Now, provided that in hazardous area of oil mines or oil fields, the said voltage can be up to 250 volt, यानी कि hazardous area of oil mines और oil fields, ये जो 30 वोल्ट था पहले, that voltage उसको 250 वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं if the on-off control push button station or remote controls are housed in an appropriate enclosure। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंडरग्राउंड माइंस या किसी हजार्डस एरिया में आप इस तरह का कुछ रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हो तो सिंपली आपको 30 वोल्ट से ज़्यादा इसकी वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये जो एनक्लोजर है ना, अगर ये एनक्लोजर कुछ स्पेशल टाइप का एनक्लोजर है,
ठीक है, जैसे कि फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर टाइप डी, प्रेशराइज्ड इनक्लोजर टाइप पी, सैंड फिल्ड एपरेटस टाइप क्यू, इंक्रीज्ड सेफ्टी इनक्लोजर टाइप ई, या इसके अलावा टाइप एन एंड टाइप ओ। अगर इस तरह के कुछ स्पेसिफिक इनक्लोजर हैं तो ऑयल फील्ड्स में या ऑयल माइंस में, है ना, हजार्डस एरिया ऑफ ऑयल माइंस और ऑयल फील्ड्स, तो इस सर्किट का वोल्टेज वी कैन रेज अप टू 250 वोल्ट्स। अब इनक्लोजर बेसिकली क्या होता है? इनक्लोजर क्या है? सेफ्टी इनक्लोजर क्या है? एनी आर्किंग हैपेंस stays inside this enclosure and do not interact with outer hazardous atmosphere। यानी कि सपोज मान लो कि ये एक सेफ्टी इनक्लोजर है ना। अब सेफ्टी इनक्लोजर है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है तो आर्किंग हो सकती है। तो जो भी आर्किंग होगी वो इस इनक्लोजर के अंदर ही रहेगी। अगर मैंने कुछ स्पेसिफिक इस टाइप के इनक्लोजर यूज कर रखे हैं तो जो भी आर्किंग होगी इस इनक्लोजर के अंदर ही रहेगी, और ये जो आर्किंग है बाहर के जो हैजार्डस एटमॉस्फेयर है इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? फायर इनिशिएट नहीं हो पाएगा। यही रीजन है कि सर्किट वोल्टेज 250 वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं अगर ये इनक्लोजर है एक स्पेशल टाइप का इनक्लोजर, टाइप डी, टाइप पी, टाइप क्यू, टाइप ई, एन एंड ओ। अगर इस टाइप के इनक्लोजर नहीं है फिर तो हमें 30 वोल्ट ही यूज करना है। Provided further that the control circuit shall have suitable protection against shock hazard and that tripping due to faults do not adversely affect the operational safety. Provided also that in fixed plants on surface of the mine or open cast mine, the set voltage for the remote control or electric interlocking may be permitted up to 250 volt। यानी कि ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए 30 वोल्ट था, लेकिन अगर उसी अंडरग्राउंड माइंस की सरफेस की बात करें तो सरफेस ऑफ द माइन पे या ओपन कास्ट माइन पे या किसी फिक्स्ड प्लांट्स में हम जो 30 वोल्ट्स की जो लिमिट है इसको 250 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं, 250 वोल्ट पे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल टाइप ऑफ एनक्लोजर। क्लियर है ना? इस चीज को मैं और अच्छे से बता देता हूँ। इक्विपमेंट रिमोट कंट्रोल है, कहाँ यूज करना है मुझे? किसी अंडरग्राउंड माइंस में या हजार्डस एरिया ऑफ ऑयल माइंस या ऑयल फील्ड्स में। तो एनक्लोजर कैसा यूज करना है हमें? नॉर्मल एनक्लोजर एंड नो स्पेशल एनक्लोजर इफ वी आर यूजिंग सर्किट वोल्टेज लेस देन 30 वोल्ट्स। लेकिन अगर इस वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है 250 वोल्ट तक, सेम अंडरग्राउंड माइंस या हजार्डस एरिया ऑफ ऑयल माइंस या ऑयल फील्ड्स में, तब मुझे यूज करने पड़ेंगे स्पेशल एनक्लोजर। स्पेशल एनक्लोजर के बारे में काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में भी मैं कोशिश करता हूँ डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनक्लोजर्स के बारे में। फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर है, आपका इंक्रीज्ड सेफ्टी एनक्लोजर है ना, इंट्रिंसिकली सेफ एनक्लोजर है, काफ़ी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एंड IEC 6007 बेसिकली इसको गाइड करता है। तो कोशिश करूँगा कभी अगर आप चाहते हो इस पर वीडियो मैं लेकर आऊँ तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, बताएं मुझे, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके बाद अगर सरफेस ऑफ द माइन या किसी ओपन कास्ट माइन या फिक्स्ड प्लांट्स में मुझे यूज़ करना है इस रिमोट कंट्रोल को विदाउट एनी स्पेशल एनक्लोजर, वी कैन रेज वोल्टेज अप टू 250 वोल्ट्स। सो आई थिंक ये क्लियर होगा, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। सो मैंने रेगुलेशन 104 पूरा कवर कर लिया इसमें, है ना। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कुछ भी डाउट अगर रह जाता है तो बेशक आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने दे रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर है, मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, हर कमेंट्स को पर्सनली देखता हूँ। और आप मुझे कॉल ना करें तो बेहतर रहेगा कि बहुत सारे कॉल्स हो जाते हैं, तो या तो व्हाट्सएप या यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी और पूछना चाहें तो आप वो भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। मैं इंडस्ट्री में मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया है और 10 साल तो सिर्फ मैंने अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस है।
तो अंडरग्राउंड माइंस से रिलेटेड या इसके अलावा कुछ भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर किसी तरह से मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया, मदद कर पाया। मुझे एक्चुअली मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती है कि जब भी मैं किसी की कुछ हेल्प कर पाता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें, ये प्रेजेंटेशन बनाना, ये काफ़ी मेहनत का काम है और मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप तक कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपको दे पाऊँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोस को आपने पूरा देखा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर मुझसे जुड़ें और मुझसे आपके सवाल ज़रूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।